हेलो एवरीवन। सिर्फ 10 दिन बचे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर को, और जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है वो है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि यहाँ पर आप 100% भी स्कोर कर सकते हैं। और ये दोनों मिलाकर 50% आपका पेपर बना रहे हैं, यानी कि अराउंड 76 क्वेश्चंस के आसपास 150 में से। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ बच्चे डरते हैं वो है मैथ। तो उसी डर को ख़त्म करने के लिए आज मैं लाइव आपके साथ 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का 25 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का सॉल्व करने जा रहा हूं, ताकि आपको समझ आ सके कि पेपर सॉल्व करते वक्त जो स्ट्रेटजी होती है, जो दिमाग में थॉट प्रोसेस होता है, वो कैसा होता है क्वेश्चन को देखकर। और साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी टिप्स भी दूंगा हर क्वेश्चन के साथ, जिससे आप उस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हमको बहुत ज़्यादा मैथ जानने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे पास टाइम बचा है, लेकिन उतना बेसिक ज़रूर बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं इन 10 दिनों में, जो आपको इस पेपर को आसानी से पास करने में हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन नंबर 76। सो पहला क्वेश्चन है, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में लिख रखा है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज है वो 3280 रुपया है। तो हमको मूल धनराशि जाननी है। अब देखिए, दो टाइप के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं और क्या होता है ये देखिए। अगर मान लीजिए आपने किसी को 100 रुपये उधार दिए 1 साल के लिए, और ब्याज दिया आपने 15% पर, तो 1 साल के बाद वो आपको 100 रुपया वापस करेगा, साथ में 15% ब्याज के हिसाब से। अगर 100 रुपये का 15% ब्याज देखें तो 15 रुपया होता है, वो आपको अलग से देगा। तो कुल मिला के वो आपको 115 रुपया देगा 1 साल पे। और अगर उसने आपको 2 साल के लिए आपने उसको रुपये दिए तो 100 रुपया देगा, प्लस 15% 1 साल का था, तो 2 साल का कितना होगा, 15 गुणे 2 यानी कि 30%। तो कुल मिला के 100 रुपया ये देगा, और साथ में 30 रुपया 2 साल के अंत में देगा, 130 रुपया आपको। इसी तरीके से चक्रवर्ती, सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती ब्याज में क्या फ़र्क होता है। चक्रवर्ती ब्याज में पहले साल सब कुछ सेम रहता है, यानी कि 100 रुपया आपको देगा वापस, साथ में 15% आपको ब्याज देता है वो। तो मिला के पहले साल में 115 ही हो जाते। लेकिन दूसरे साल में कुछ अलग होगा। दूसरे साल में ये अलग होगा कि आपको 100 रुपया तो वो दे रहा है, प्लस 15% पहले साल का देगा, यानी कि 15 रुपया और देगा। लेकिन दूसरे साल में उस 100 रुपये पे फिर से 15 रुपया आपको 15% के हिसाब से देगा, लेकिन 15% पर भी आपको वो 15% देगा, यानी कि 15% का 15% हो जाएगा 15 जा 225, यानी कि 2 रुपया 25 पैसा और देगा। तो कुल मिला के वो आपको 132 रुपया 50 पैसा वापस करेगा। साधारण ब्याज पे आपको मिल रहा था 130 रुपया, और चक्रवर्ती पे आपको मिल रहा है 132 रुपया 50 पैसा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को जो हम कर रहे हैं। जब आपने बेसिक समझ लिया है तो ये आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रखा है कि 2 साल के लिए आपने किसी को चक्रवर्ती ब्याज दिया है 5% के दर पर, ये टाइम है। उसके बाद कुल जो उसने आपको ब्याज, सिर्फ ब्याज, मूलधन की बात नहीं कर रहे हैं, वो है 3280 रुपये आपको वापस करेगा वो 2 साल में चक्रवर्ती ब्याज। तो 1 साल के लिए 5%, दूसरे साल के लिए भी सिर्फ ब्याज निकाल रहे हैं 5%, प्लस 5% का हमको 5% चक्रवर्ती के लिए निकालना पड़ेगा, यानी कि 5 गुणे 5 25 .25, दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 10.25%। ये आपका इतना आपको ब्याज मिला है 2 साल में। इसकी जो वैल्यू है वो 3280 रुपया दे रखी है। अब आपको मूलधन निकालना है। अब देखिए कितना आसान है। 3280 को भाग करेंगे, जो दशमलव ऊपर गया तो इसको गुणे 100 कर लेंगे। ठीक, अब आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल का ग्रुप डी का एग्ज़ाम समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन मांगेंगे नहीं, आप ऑप्शन देख के भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं, आपको ऐसी वैल्यू देंगे जो आसानी से कट जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किल वैल्यू आपको नहीं देंगे इन पेपरों में, ठीक है ना। तो बिल्कुल नहीं घबराना है। 1025 को जब हम इससे काटेंगे
तो इसका जो जवाब आएगा वो है 320। इसी तरीके से जब इसको गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32,000 रुपया। सीधा सीधा कट रहा है ये 32 से। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आसान आते हैं, सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे औसत की बात कर रखी है क्वेश्चन नंबर 77 में। औसत क्या होता है? अब आप समझिए कि आप और आपके एक दोस्त, 2 लोग हैं टोटल। आपके पास 4 आम हैं, ठीक, मैंगो, और आपके दोस्त के पास यहाँ पर 6 आम हैं। लेकिन एक बाहर से इंसान आया, एक, उसने पूछा कि आप दोनों के पास कुल मिला के कितने आम हैं? तो बताया कि 4 + 6 10 आम हैं हमारे पास। ठीक, तो कहा दोनों को बराबर कितने मिलने चाहिए? अगर कायदे से देखा जाए तो दोनों को अगर बराबरी से बांटा जाता तो कुल का जितने लोग थे उससे बांट देते। लोग थे टोटल 2, कुल थे 10, यानी कि 5 आम एक इंसान को मिलना चाहिए था। ये होता है औसत। नंबर 77 कहता है कि 6 छात्रों का औसत 50 किलो है। 6 छात्रों का औसत है जो वो 50 किलो है। 2 छात्रों का औसत है 53 किलो, औसत बता रखा है यहाँ पे। और बचे हुए 2 छात्रों का औसत है 55 किलो। तो यहाँ पे सारे छात्रों का औसत पूछा है। अब देखो कुल मिला के छात्र कितने हैं? 6, 2, 2, यानी कि 10 छात्र हैं। टोटल औसत कैसे निकालेंगे? इन दोनों को गुणा करो पहले। 6 पंचे 300, यहाँ पे 300 था कुल वजन। यहाँ पे वजन कितना था? 53 दूने 2 यानी कि 106। यहाँ पे था 300 और यहाँ पर 55 दूनी 110। कुल मिला के तीनों को जब जोड़ते हैं तो आएगा 516। दिख रहा है आपको? और कुल यहाँ पे बच्चे कितने थे? 10। जब भाग देंगे जितने हैं तो आंसर आ जाएगा 51.6। सीधा सीधा आपका आंसर। ज़्यादा आपको कटिंग नहीं करनी है, बहुत मुश्किल यहाँ पे कोई क्वेश्चंस नहीं बना रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाएंगे। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, वरना ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं 1 मिनट के अंदर। अब आगे $79। इसमें दे रखा है कि 3 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे दे रखा है कि 39 लोग 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग की मरम्मत कर सकते हैं। तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके वो काम कितने दिन में पूरा कर देंगे? अब देखो 39 व्यक्ति थे, 10 घंटे काम करते थे, तो हम 39 व्यक्ति को उनके काम से गुणा कर लेंगे जितना काम दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही करते हैं, उनके काम से गुणा कर लो। उसके बाद कितने दिन काम, तो आपका निकल जाएगा 1 दिन का काम, है ना। अगर 39 लोग 10 दिन का काम करें तो कुल मिला के 1 दिन में कितना काम करेंगे? 42 390 ये काम करेंगे। लेकिन उन्होंने कितने दिन काम किया? 12 दिन काम किया। तो 1 दिन का काम था ये, तो 12 दिन का काम कितना होगा? इसको 12 से गुणा कर लेंगे। अब देखो हम ये सब कुछ गुणा कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर हम गुणा ना करें तो काटना और आसान हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे। हमको दे रखा है 42 × 10 × 12, हमको यही करना था। अब यहाँ पे हमको दे रखा है कि हमको फिर से दे रखा है कि 30 लोग हैं इस बार। उसके बाद काम कितने कर रहे हैं? 10 घंटे की जगह 6 घंटे। तो वक्त कितना लगेगा? तो वक्त कितना लगेगा वो यहाँ पर, जो यहाँ पर था नीचे वो यहाँ चला गया, x था। अब इसको काटते हैं, देखते हैं। 13 और यहाँ पे 10, 3 से काटेंगे, 3 धामा 30 और 13 3 39, 10 से 10 कट गया, 6 से 2 कट गया, 1 6 दूनी 12, तो 13 दूना 26, यानी कि 26 दिन लगेंगे। अब देखते हैं आंसर, ऑप्शन ए, ये रहा आपका आंसर। देखिए कितनी आसानी से निकल गया। तो इसमें करना क्या था
कि जैसे मान लीजिए 5 लोग काम कर रहे हैं, ठीक, और एक आदमी 2 घंटे काम कर रहा है, तो कुल मिला के कितने घंटे का काम हो जाएगा एक दिन में? एक आदमी 2 घंटे का करा है तो 5 आदमी 10 घंटे का काम कर लेंगे। लेकिन सबने, 5 लोगों ने 5 दिन तक काम किया आपके यहाँ पे, तो एक दिन में 10 घंटे का काम हो जाता है, तो 5 दिन में 50 घंटे का काम हो जाएगा। यही पूछ रहे हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बनाया इन्होंने कि 5 की जगह मान लीजिए अब 4 ही लोग आए काम करने के लिए, ठीक, एक नहीं आ रहा लगातार, लेकिन 2 की जगह वो 3 घंटे काम करने लगे, तो 4 3 12, एक दिन में 12 घंटे का काम कर रहे हैं। तो बताइए वही काम को करने में कितना टाइम लगेगा? तो 50 से जब उसको 12 को भाग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उससे घबराना नहीं है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पूछ रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 990 और 1330 को विभाजित करे और विभाजित करने पर 6 बच जाए और 10 बच जाए शेषफल के तौर पे। ऐसे में आपको HCF निकालना है। 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, एक होता है LCM, एक होता है HCF। ये हर जगह काम आती हैं, ठीक। तो एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काटे और जो शेषफल बचेगा वो 6 और 10 बचेगा। तो जब 990 को हम काटेंगे और 6 बचेगा तो हमको उस 6 से क्या लेना देना? तो 990 में से उस 6 को हम घटा ही देते हैं सीधा, ताकि सीधा सीधा कट जाए। तो ये बच जाएगा 984। और दूसरा है 1330 को 10, तो 1330 में से 10 घटा देंगे, अब कितना बचा? 1320। अब जो भी संख्या मिलेगी एक हमको, वो सीधा सीधा दोनों को काट देगी। तो HCF फाइंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। लेकिन मान लीजिए हमको फैक्टर्स निकालने नहीं आते हैं, अब क्या करें? तो एक काम कीजिए, जो बड़ी संख्या है उसको छोटी संख्या से भाग कर दीजिए और जो आपका शेषफल बचेगा उसको फिर छोटी संख्या से फिर से भाग कर दीजिए। ऐसे करते जब तक आपको वो संख्या ना मिल जाए तब तक आप भाग कर दीजिए। 2 से 3 बार में आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेबल का पेपर है। देखते हैं कैसे, आपके साथ में करता हूँ। 1320 को भाग करेंगे 984 से, ठीक, 1 से 984 बचा कितना? 320 इधर बचा और 16 इधर बचा, 336 भाग बचा। अब 336 है, अब 984 को 336 से भाग दे देंगे, ठीक है। ये चीज़ को यहाँ लिख देंगे। अब कैसे? 2 से जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 672, है ना। अब कितना बचेगा? 312 बचेगा। अब 336 है, इसको इधर ले आओ, जब तक पूरा का पूरा कट ना जाए एक बार में। तो कैसे कटेगा ये? तो यहाँ पर आ जाएगा 336, एक कम 312 हो गया। यहाँ पे कितना बचा? 24। अब इसको फिर अंदर ले आओ, 312। अब ये देखिए 13 से कट रहा है, ये 312 पूरा का पूरा कट गया ये। तो 24 से पूरा का पूरा कट रहा है आखिरी में। तो यही आपका जो होगा ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हो जाएगा और यही आपका आंसर है। तो ये रहा 24, यह है आपका आंसर। ओके, तो आपका बचेगा यहाँ पे 24। अब फिर से 312 को, क्योंकि अभी पूरी तरीके से कटा नहीं है, तो 312 को हम 24 से भाग कर देंगे, है ना, इस चीज़ को। तो जब इसको हम भाग करेंगे यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर ये जाएगा 13 से, 24 गुणे 13, 312। देखिए पूरा का पूरा कट गया, 3 बार में पूरा का पूरा कट गया। तो यही आपका अब HCF हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी 24 आपका आंसर। कितना आसान था। तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चनों में, 79 में बता देते हैं जल्दी से। यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं, लिख रखा है कि ऐसा एक नंबर ढूंढिए कि जब दोनों को भाग करें तो या तो ये पूरी तरीके से कट जाते, तब भी हमको HCF फाइंड करना होता। लेकिन कहा है कि यहाँ पे शेषफल बच जाता है दोनों में, तो शेषफल से हमको कोई मतलब नहीं, हमको ऐसा नंबर ढूंढना है तो हम शेषफल वाले को उस नंबर से घटा देंगे, दोनों में से अपना अपना नंबर घटा दिया, उसके बाद फिर उनको भाग कर देंगे। और भाग करने के लिए सबसे बड़ी को सबसे छोटे वाले से भाग करते रहेंगे जब तक पूरी तरीके से कट ना जाए, और जो नंबर उनको पूरी तरीके से काट दे आखिरी में वही आपका HCF हो जाता है। और यहाँ पे वो 24 था। बस यही आपका आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80। अब 80 क्या कहता है कि 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 300 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 आर्टिकल्स।
फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे आपका हानि हुआ है या लाभ हुआ है वो आपको पहले पता करना है, और कितना हुआ है वो प्रतिशत में आपको बताना है। क्वेश्चन आसान है। देखिए क्वेश्चन में ये कह रखा है कि आपने 500 चीज़ें खरीदी कुछ रुपए की, ठीक, लेकिन आपने उतने रुपए में 300 चीज़ें बेच दी। अब बताइए, आपने 100 रुपये के 10 सेब खरीदे थे, ठीक, लेकिन आपने सिर्फ 5 सेब बेच दिए 100 रुपये के, तो आपके पास अभी 5 सेब बच गए और आपके 100 रुपये भी वापस आ गए। यानी कि आपका फ़ायदा हो रहा है। कितना फ़ायदा हो रहा है? 5 सेब का फ़ायदा हो रहा है। तो 5 सेब का यानी कि 100% का आपका फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है कि 500 चीज़ें आपने खरीदी थी, लेकिन 300 चीज़ें बेचकर आपके सारे के सारे पैसे वापस आ गए। तो यहाँ पे भी आपका फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 200 चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि 200 चीज़ आपके पास अभी भी बची हैं, क्योंकि 500 में से 300 घटाएंगे तो 200 बचेगा। तो 200 का प्रतिशत निकालेंगे किस पर? 500 पे नहीं, 300 पर निकालेंगे, ठीक है ना, याद रखना। छोटे वाले पे निकालते हैं जब आपको सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट निकालना होता है, और जब कॉस्ट प्राइस का यानी कि निकालना होता है तो फिर उल्टा निकालते हैं, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 500 माइनस 300 बचा कितना आपका? 200। ये आपका फ़ायदा है। इस फ़ायदे को निकालेंगे किस पे? इस पे निकालेंगे। तो 200 को भाग देंगे 300 पर, प्रतिशत में निकालने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर गुणे इसको 100 कर देंगे। ये गया 2/3 यानी कि 66.67, ये आपका प्रतिशत है। यही देख लीजिए, यहाँ पे कहीं दिया है, ये रहा 66.2/3 यानी कि 67। ये है आपका आंसर। कितना आसान था। क्वेश्चनों से डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, और ऐसी लैंग्वेज जानबूझ के बनाई जाती है कि बच्चा एक बार देख के घबरा जाए। कई बार क्वेश्चन बड़े बनाए जाते हैं ताकि पढ़ने में आपको टाइम लगे, ठीक, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं। इसीलिए अगर आपके पास टाइम बचता है और आपने बाकी पेपर अपना जल्दी से कर लिया है तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। और वैसे भी क्वेश्चन छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं, तो बेवकूफ़ी तो बिल्कुल करनी नहीं है। एक भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब है कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। तो क्वेश्चन पूरे के पूरे करिए। अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा है पेपर, 140 क्वेश्चन करने पर भी आपका टाइम पूरा का पूरा बीत रहा है, तो बचे हुए 10 क्वेश्चन में आप आंख बंद करके गोला भर दीजिए। गोला 4 ऑप्शन A B C D में से B या C भरिए, क्योंकि उनके सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। A और D को अवॉइड करना अगर आपने क्वेश्चन भी नहीं देख पाए तो। लेकिन क्वेश्चन एक भी छोड़ने नहीं है। 150 के 150 गोले भरने हैं, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है उन 10 में से आपके चाहे 10 के 10 गलत हो जाएं, उसके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन 10 में से अगर एक भी सही होता है तो उसको आपको मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। और इतनी किस्मत तो आपकी ख़राब नहीं कि अगर आप 10 गोला भरें और B और C वाला ऑप्शन चूज़ करें तो कम से कम आपके 3 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जो कि अगर आप छोड़ के आते हैं या फिर आपका पेपर छूट जाता है तो आपको उनका नुकसान होगा, और यही आपको सिलेक्शन से बाहर कर सकते हैं। इसीलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आगे क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे हमको एवरेज निकालना है। अभी थोड़ी देर पहले आपको एवरेज सिखाया था। एवरेज दे रखा है 30 नंबरों का 1.2, और जिसमें से पहले 20 का एवरेज दे रखा है 1.1, और अगले 9 का एवरेज दे रखा है 1। तो बचे हुए आखिरी नंबर का हमको मतलब वैल्यू पता करनी है। कैसे? क्वेश्चन आसान है, देखिए कह क्या रखा है, लैंग्वेज समझते हैं, ठीक। और एक बात और, क्वेश्चन जब सामने वाला करता है ना, जो हम लगातार वीडियो देखते रहते हैं कि हमारे टीचर्स इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ऑनलाइन वीडियो देखते रहते हैं और हमको बहुत आसान लगता है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे क्वेश्चन तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझते हैं, दिमाग काम कैसे करेगा, अगला स्टेप क्या होगा। इसीलिए क्वेश्चन हमेशा खुद करिए। अगर आपको क्वेश्चन देखने हैं, देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा था, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पहले खुद कर लीजिए, ठीक है। नहीं तो मेरे करने के बाद, सिखाने के बाद फिर से पॉज कीजिए और एक बार दोबारा कीजिए, क्योंकि आपके हाथ चलने चाहिए। यही चीज़ आपको वहाँ पे हेल्प करेगी जाके एग्जामिनेशन हॉल में। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे बचपन से लड़कियों का इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लड़कियाँ आज भी मतलब हैं बहुत सारी जो ऐसा काम नहीं कर पाती, इसीलिए एग्जाम्पल में जैसे लड़कियाँ हैं, औरतें हैं, बचपन से या तो साइकिल पे बैठी हैं या बाइक पे बैठी हैं, उनकी सवारी कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अधिकतर आज भी 80% से ज़्यादा महिलाएं, ठीक, साइकिल या गाड़ी नहीं चला पाती हैं, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं कि कभी उन्होंने देखा नहीं है गाड़ी,
उन्होंने गाड़ी चलते हुए भी देखा है, चलाते हुए भी देखा है, पीछे बैठ के भी देखा लगातार कि सामने वाला इंसान चला रहा है। उनके पापा, ठीक है, उनकी बड़ी बहन भी चला सकती है, कोई भी चला रहा है, ठीक है, लेकिन वो नहीं चला पा रही हैं। कारण कि उनको देखकर सब कुछ पता चल गया गाड़ी के बारे में, लेकिन उन्होंने कभी चलाने की कोशिश नहीं की। जब तक आप एक्सीलेटर पकड़ के, ठीक है, मुठिया को घुमाएंगे नहीं, हैंडल किधर मोड़नी है, कब मोड़नी है, आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप चाहे ज़िंदगी भर गाड़ी के पीछे बैठ के सवारी करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, आप खुद से कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमेशा क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया कीजिए। हाँ, तो क्वेश्चन क्या था कि 30 नंबरों का जो औसत है वो 1.2 है। 30 और जितने का औसत दे रखा उसको गुणा कर दीजिए तो आपका कुल वैल्यू आ जाएगा 30। तो 30 × 1.2 = 36। ये है आपका कुल आपकी वैल्यू है 36। उसके बाद दे रखा है कि पहले 20 का 1.1, तो 20 पहले 20 30 में से जो बच हैं उनका औसत है 1.1 यानी कि 22। उसके बाद दे रखा है अगले 9 का 1, अगले 9 का जो औसत है वो 1 है, तो 9 × 1 9। अब 36 - 22 - 9 यानी कि 36 - 31, आपका आंसर आया 5। ठीक, 30 - 20 यानी कि 10 बचे, 10 में से 9 गया, 1 बचा, तो 1 की संख्या जो है आखिरी वो है 5। यही आपका आखिरी आंसर है। तो वो आखिरी नंबर जो आपको ढूंढना था वो है 5। देखिए आसानी से निकल गया। इसमें किया क्या था कि 30 चीज़ों का औसत दे रखा था कुछ, मान लीजिए, ठीक, और उसमें से हमको पहले 20 का औसत बता दिया, फिर अगले 9 का औसत बता दिया, 1 छोड़ दिया, उसी एक काम को वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, तो 30 में से जब हमने बाकी सबका गुणा करके औसत से निकाल लिया और फिर टोटल 29 का जो औसत आया था उसको निकाल के माइनस कर दिया, तो जो 1 की वैल्यू थी वो आंसर आ गई। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अ मैन बॉट अ हॉर्स एंड अ कैरिज फॉर 80,000। एक आदमी ने 80,000 रुपये में घोड़ा और घोड़ा गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, और अपने पूरे लेन देन पर 1% का लाभ होता है उसको। तो घोड़े की लागत क्या थी? ठीक है, क्वेश्चन आसान है, लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में टाइम लगेगा, बच्चों के पास टाइम कम होगा, एग्जाम में प्रेशर बनेगा दिमाग पर, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आपको भी यही करना है, लेकिन टाइम बचता है तो करना जरूर है, नहीं तो कम से कम टिक मार के आना है। ठीक है, इंटेलिजेंट गेस भी करना है। अब देखिए, कहा यह है कि एक आदमी ने 80,000 रुपये खर्च करके एक घोड़ा और एक घोड़े की गाड़ी, 2 चीज़ें खरीदी उसने, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसने बेच दिया दोनों चीज़ों को अलग अलग इंसान को। घोड़े को कुछ कीमत पे बेचा और जो उसकी गाड़ी थी उसको कुछ कीमत पे बेचा। घोड़े पे उसने जब बेचा तो 10% का उसने क्या मुनाफा कमाया, और गाड़ी को जो बेचा उसने थोड़ा, तो उसको 5% का नुकसान हुआ। लेकिन दोनों चीज़ों को जब औसत देखा गया तो उसको 1% का कुल मिला के फ़ायदा हुआ। पहले पे उसको 10% का फ़ायदा हुआ, ठीक, दूसरे पे उसको 5% का नुकसान हुआ, -5। ठीक, कुल मिला के उसको जो फ़ायदा हुआ है वो है 1% का, प्लस में एक फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, इसमें से इसको घटाना है। ठीक, 1 - -5, और उसके बाद आपको इसमें से इसको घटाना है, 10 - 1, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे आपका 6 आ गया। देखिए दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आपका हॉर्स यानी कि, और यहाँ पर आपकी ये कार्ट है यानी कि गाड़ी। हॉर्स की वैल्यू क्या है, हॉर्स और कार्ट का जो रेशियो है वह आपका आ जाएगा 6.9 यानी कि 2:3। ठीक, अब मैंने किया क्या है, बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो देखिए ये आंसर तक पहुंचने का बहुत आसान तरीका है। जितना प्रतिशत दे रखा है, ठीक है, वो यहाँ लिख दीजिए पहले का, दूसरा प्रतिशत यहाँ लिख दीजिए। ठीक है ना,
कुल प्रतिशत आपको जो दे रखा है दोनों को जोड़ के वो यहाँ लिख दीजिए। इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। इसमें से इसको घटा दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। ठीक, तो आपका ये आंसर आ गया 2:3। अब यहाँ पर देखिए 80,000 था टोटल आपका। ठीक, 3 + 2 ये होता है 5। तो 80,000 को जब 5 से भाग कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16/85, 16,000 आ गया। तो घोड़ा का था 2 हिस्सा और बग्घी का था 3 हिस्सा, तो 16 दूनी 32, यही आपका वैल्यू। 32,000 का उसने घोड़ा खरीदा था, एक, और बचा हुआ 80 में से 32 घटा देंगे तो 48,000 की उसने बग्घी खरीदी थी। यहीं पर आपका 32,000, ये रहा आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रेशियो ऑफ क्वांटिटीज ऑफ शुगर, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। लिखा चीनी की मात्रा का अनुपात जिसमें चीनी की कीमत 40 रुपये पर केजी है और 30 रुपये पर केजी है। दोनों चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 32 रुपया का बेचने पर ना कोई लाभ हो ना हानि हो। ठीक है ना, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर तो ऐसे दे रखा है कि एक उसने चीनी खरीदी किसी किस्म की, वो थी 40 रुपया 1 किलो, और दूसरी चीनी खरीदी उसने 30 रुपया की प्रति किलो। दोनों को ऐसे उसने मिलाया, गबड़ दिया कि जब उसने 32 रुपया प्रति किलो बेचा तो उसको ना फ़ायदा हुआ और ना ही हानि हुई। ठीक, तो अब देखिए 40 रुपया प्रति किलो था और यहाँ पे 30 रुपया प्रति किलो था, आखिरी में उसने कितना बेचा? 32 रुपया। वही तरीका अपना जो ऊपर अपनाया था कि आपको समझ आ सके यहाँ पे। ठीक, 40 रुपया लिख दिया, 30 रुपया लिख दिया, कुल मिला के कितना था? 32 रुपया। ठीक, इसमें से इसको घटा दो, क्या आया? 40 में से 32 गए 8, इसमें से इसको घटा दो, 32 में से 30 गया, क्या बचा? 2। अब देखिए 2.8 यानी कि औसत 1:4, यही आपको करना है। 40 वाली का मात्रा लेना है 1 मुट्ठी मान लो लोगे, तो 30 वाले को आपको 4 मुट्ठी लेना पड़ेगा। औसत का मतलब यही है, यहाँ पे देख लीजिए, यही आपका आंसर भी होगा। ये रहा 1 औसत 4, बस। क्वेश्चन नंबर 84, अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स। एक जो लड़का है, एक जो छात्र है, वो 6 पेपरों में परीक्षाएं देता है। ठीक है ना, मान लीजिए हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ठीक है, ऐसे करके 6 हो गए। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम एक मतलब समान अंक है, यानी कि मान लीजिए हर पेपर मान लीजिए 100 मार्क्स का था। ठीक है, सबके बराबर हैं, अधिकतर जो आप मार्क्स ला सकते थे, लेकिन उसने अधिकतर मार्क्स लाया नहीं होगा, हर पेपर में अलग अलग मार्क्स लाया होगा। ठीक है, किसी में मान लीजिए 50 ले आए, किसी में 60, किसी में 70, किसी में 80, 90, किसी में 100, तो उनका सबका औसत दे रखा है। ये देखिए जो अनुपात दे रखा है, उन्होंने अनुपात दे रखा है 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जो हर पेपर में पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हर पेपर का अनुपात में जो मार्क्स लेकर आए वो अलग अलग है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ओवरऑल जो उसने औसतन ला है 60% मार्क्स लेकर आ गया है वो। ठीक है ना, पास भी हो गया, 60% मार्क्स लेकर आ गया। तो बताइए कितने पेपरों में उसके 60% से कम मार्क्स थे। ठीक है, क्वेश्चन देखने में भी बड़ा है, पढ़ने में बड़ा है, लेकिन दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है। कैसे? अब देखिए, उसने कुछ औसतन मान लीजिए यही मार्क्स लेकर आया था, तो इनको सबको जोड़ लीजिए। पहले आप जोड़ते हैं 10, 5, 15, 6, 9, 15, 8, 7, 15। इसलिए कहता हूँ कि यहाँ पे आपके जो चीज़ें जोड़ने घटाने की होंगी बहुत आसान होंगी। देखिए सबको जोड़ने पे 2 को 15 आ रहा है, तो 15 3 45, कुल मिला के यहाँ पे 45 आ गया आपका। अब 45, अब यहाँ पे टोटल 6 सब्जेक्ट थे, तो 45 को जब 6 से भाग देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। 6 से भाग दे दिया, 7.5 आ गया आपका। ठीक है ना, ये आपका औसत है। अब बता रहा है कि 7.5 मार्क्स आपके औसतन आ गए, लेकिन 7.5 मार्क्स को उसने औसत में और प्रतिशत में कितनी थी? 60%। अब बताइए 7.5 मार्क्स 60% के बराबर है और हमको ऐसे मार्क्स ढूंढने हैं जिसमें इससे कम आए थे 60% से, तो 7.5 यहीं पर होगा, इनके सबके बीच में 7.5 है ना, 8 और 7 के बीच में यहाँ पे होगा।
तो इससे कम देखिए कौन कौन से हैं, 5, 6 और 7 वाले हैं जो 7.5 से कम है ना। ये 3 तो ज़्यादा है, 8, 9, 10, 7.5 से। तो 3 सब्जेक्ट में उसके कम मार्क्स आए थे 60% से। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, कुछ नहीं दे रखा था, क्वेश्चन बहुत आसान था। फिर से समझ लेते हैं कि उसने 6 पेपर दिए, 6 पेपर में उसके अलग अलग मार्क्स आए, जिनको अगर देखा है अनुपात तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 था। लेकिन जो कुल मिला के वो कुछ भी मार्क्स लाया था उसके परसेंटेज बन रहे थे 60%। अब 60% में क्या किया कि हमने इन सबको जोड़ के जब इसका औसत निकाला तो 45 को जब 6 से भाग किया तो औसत निकल गया हमारा 7.5। तो 7.5 मार्क्स से पूछ रहा है जो कि 60% के बराबर थे, कितने कम हैं कितने पेपरों में। तो 7.5 से कम कितने में थे, 1, 2 और 3, 3 में कम थे, तो 3 आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, यही आपका आंसर है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। यहाँ पे कह रखा है कि एक साझेदारी व्यवसाय में एक कुल समय के 1/6 के लिए पूंजी 1/6 भाग निवेश करता है। बी कुल समय के 1/4 के लिए पूंजी 1/4 भाग निवेश करता है और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो 1940 रुपये का लाभ में बी का हिस्सा कितना है। देखिए क्वेश्चन कितना लंबी है, देखने में मुश्किल, पढ़ने में भाषा समझ नहीं आ रही है। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते स्टार्टिंग में कहता भूल गए। ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये है पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी वाला क्वेश्चन। इसमें देखिए बेसिक आपको दिमाग लगाना क्या है, लगाना ये होता है कि मान लीजिए यहाँ भी इस क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं, 3 दोस्त थे, इन्होंने कुछ पैसा लगाया, एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस स्टार्ट किया है तो इनको पूरे साल के बाद कुछ फ़ायदा हो गया। फ़ायदा कितना था, 1940 रुपये का। तो तीनों ने जो फ़ायदा है आपस में बांटने के लिए कहा। तो भाई कौन सा कितना पैसा बांटेगा, तो जो इंसान जितना पैसा लगाया होगा, जिसने कम लगाया होगा उसको कम फ़ायदा का हिस्सा मिलेगा, जिसने ज़्यादा लगाया था उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। ये होता है तरीका साझेदारी में, समझ रहे हो। वही फाइंड करना है हमको। इसमें पूछ रखा है कि बताओ 1940 रुपये का जो फ़ायदा हुआ है तो जो बी था उसको कितना हिस्सा मिलेगा। आप कैसे निकालेंगे, दे रखा है कि ए ने क्या किया है, 1/6 जो कीमत थी कुल पूंजी की उसने लगाई थी, कितने वक्त के लिए लगाई थी, ठीक है, तो 1/6 वक्त के लिए लगाई थी। एक साल में होते हैं 12 महीने, 1/6 लगाया था वक्त में, 12 का कितना होता है 2 से। वैसे ही बी ने कितने वक्त के लिए लगाया था 1/4, 12 महीने में, इसका आंसर आ जाएगा 3। और जो सी था उसने पूरे 12 महीने के लिए लगाया था, तो 12 ही महीने का उसका 12 ही हो जाएगा सी के लिए। ओके, ये है। तो ए ने 2 महीने के लिए पैसा लगाया, बी ने 3 महीने के लिए और सी ने 12 महीने के लिए। कितना कितना रुपया लगाया, तो 1/6 12 कितना होता है 2 × 2। अब इनका अनुपात निकालते हैं ए बी और सी का, है ना। 3 × 3 है ना, तो 3 2 5, 12 में से 5 गए तो बचे 7, तो 12 × 7 है ना। इसने 12 महीने के लिए सी ने लगाया था, ये 12 महीने, 12 में से 5 गए 7 बचे, तो इनका अनुपात आ गया ए बी और सी का प्रॉफिट का, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात है यही इनका प्रॉफिट का भी अनुपात हो जाएगा। यानी कि 4:9 12 × 72, 12 × 7 84, ये है। अब तीनों को जोड़ लो, 9 4 13, 13 और 84 को जोड़ेंगे तो आ गया 97। ठीक, 1940 का फ़ायदा था। देखिए 97, अब हमको 1940 को 97 से भाग कर देंगे और फिर 9 यानी कि बी का प्रॉफिट कितना था 9, इसको 9 से गुणा कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा बी का कितना फ़ायदा हुआ। अब देखिए पहले ही बताया था कि इन पेपरों में ऐसे मतलब आपको वैल्यूज आएंगी जो आपस में एक दूसरे को काट के बहुत आसान हो जाए, मुश्किल कुछ नहीं होता है। 97 दूना 194 होता है, तो 97 को 20 से काटेंगे 1940 को, तो आपका कट जाएगा सीधा सीधा। देखिए सीधा सीधा कट गया कि नहीं। अब 20 को 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 180 रुपया आपका। ये है बी का फ़ायदा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसी वैल्यू देते हैं तुरंत कट जाता है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। पूंजी में क्या करते हैं, किसने कितने वक्त के लिए किया उसको उसी के अनुपात में करेंगे।
ठीक है, एक साल में हम ले लेते हैं 12 महीने थे, तो 1/6 का 2 आ गया, वैसे 1/4 का 3 आ गया, और उसने पूरे 12 महीने के लिए किया तो 12 आ गया। फिर 2 इसका अनुपात था, 1/6 ही किया था, तो 12 का 1/6 2 होता है, और उसने 1/4 ही किया था, तो 12 का 1/4 3 होता है, और जब दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 हो गया, तो 12 में से 5 गया तो बचा 7, तो सी का अनुपात 7 था। बस इनको आपस में गुणा कर लिया तो 4:9:84 आ गया ए बी और सी का। तीनों को जोड़ लिया तो 97 आ गया, तो कुल फायदे को 97 से भाग कर दिया तो 20 आ गया। तो बी का अनुपात निकाला तो 20 से गुणा कर दिया तो 180 आ गया। अगर ए का निकाला होता तो 20 को 4 से गुणा करते तो यहाँ पे इसका आ जाता 80 आ जाता, इसका आ गया है 180, और इसका कितना आ जाता, इसका आ जाता 84 × 2 यानी कि 1680 रुपये इसका आ जाता। कुल मिला के तीनों को जोड़ेंगे तो 1940 ही आएगा आपका। यही आपका आंसर है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन आपकी मुश्किल नहीं है, बस ये है कि जो एग्ज़ाम में आपको प्रेशर आता है दिमाग में, उसको आपको हैंडल करना है और शांति से क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आसान होते हैं और देते भी आसान हैं, तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं और अच्छे से करना है। ये सक्सेसिव डिस्काउंट ये होता है कि मान लीजिए आप कहीं शॉपिंग करने गए, ठीक है, उन्होंने रखा 50 + 50% ऑफ, तो 50 + 50% लेंगे टोटल 100% ऑफ है, आपको चीज़ फ्री में मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता है। 50% है यानी कि पहला जो कीमत था, मान लीजिए 100 रुपये ले लो, हमेशा सबसे आसान वैल्यू होती है 100 लो, 100 का 50% पहले निकालना है। ठीक, 100 का 50% क्या होता है, 100 × 50 बटा 100, तो 100 का 50% 50 ही होता है। अब आपको 50% की छूट मिल चुकी है, लेकिन कहा कि आप हमारे लक्की कस्टमर हैं, आपको हम 40% की और छूट देंगे, ठीक है, अतिरिक्त। तो बचा हुआ आपको 50 रुपये देना, तो आपको 50 रुपये पे, बचे हुए रुपये पे 40% का छूट मिल रहा है। तो 50 का 40 कितना होता है, 500 को 20 रुपये की आपको और छूट मिल जाएगी। ठीक, तो कुल छूट आपको कितनी मिल गई, 50 + 20, टोटल आपको 70 रुपये की छूट मिली है। ये होता है आपका निकालने का तरीका। ठीक है, आपको 50 + 40 90% की छूट नहीं मिली है, आपको 70% की छूट दी है। यही होता है एडवर्टाइजमेंट, मतलब झूठा जो होता है तरीका आपको दिखाने का कि आपको छूट ज़्यादा मिली, लेकिन आपको छूट एक्चुअल में कम मिलती है ना। तो कैसे निकाला, पहले हम एक सबसे आसान सी वैल्यू ले लेंगे जो कि है 100, है ना। तो उसका हमने 50% हमने कहा हमको छूट मिल गया, तो 100 का 50% था, 50 रुपये की छूट मिल गई। अब बचे हुए रुपये यानी कि 100 में से 50 के, तो 50 रुपये ही बचे, तो 50 रुपये पे हमको 40% की छूट और मिली, यानी कि 20 रुपये की छूट और मिल गई। तो 50 + 20 हो गया टोटल 70 रुपये, 70 रुपये की टोटल हमको छूट मिल गई। वही हमारा आंसर था, यही ये जानना चाहते थे। आसान था, वैसे भी आप दिमाग में भी कर सकते थे। 50 + 50 का 20, ये 40 हो गया, 20 टोटल हो गया 70। क्वेश्चन नंबर 87, कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर से आ गया चक्रवर्ती, अभी आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखा कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन पर्टिकुलर सम इज फॉर 9 मंथ इज 20% पर एनम, ठीक है, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आता क्वार्टरली क्या होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट है, चक्रवर्ती ब्याज त्रैमासिक किया जा रहा है। इसका मतलब ये है, देखिए आप किसी को ब्याज देते हैं या बैंक आपको ब्याज देती है, वो होता है साल भर पर, यानी कि आपको साल के अंत में पूरे साल भर का एक साथ ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो हमको 12,000 रुपये हमने जो लगाया था, मूलधन था, उस पर हमको सिर्फ 9 महीने का मतलब हमको ब्याज मिला है, वो भी चक्रवर्ती 20% का ब्याज था। लेकिन जो ब्याज था वो हर 3 महीने में मिल रहा था, समझ रहे हो, एक साल में 12 महीने होते हैं ना, पर यहाँ हर 3 महीने में मिल रहा था, इसी को त्रैमासिक कहते हैं। 3 महीने में हमको ब्याज मिला, तो देखते हैं कितना कितना ब्याज मिला, देख लेते हैं। 12,000 का 20% पहले 3 महीने में देखते हैं। 12,000 का 20%, तो 20% हमको 3 महीने में नहीं मिलेगा, ये जो है 20% इन्होंने लेकर रखा है, ये पूरे साल में आपको मिलेगा। ठीक, तो 3 महीने में कितने मिलेगा, यानी कि 1/4, 1/4 यानी, क्योंकि 12 को जब 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, है ना, तो 1/4 आपका ब्याज। तो 20% का 1/4 होता है 5%, यानी कि हर 3 महीने में आपको 5% ब्याज मिलेगा, वो भी चक्रवर्ती, है ना। तो 12,000 का
5% कितना होता है, 10% होता है 120, तो 5% यानी कि उसका आधा, यानी कि आपका 600 रुपये आपको मिल जाएगा पहले 5%, ठीक है, पहले महीने में। फिर दूसरे महीने में आपको फिर से 600 रुपये मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती था तो इसका भी आपको 5% मिलेगा, यानी कि आपको 30 रुपये और मिलेंगे। फिर टोटल 9 महीने में मिला ना, पहले आप 6 महीने तक निकाल चुके, अब 9वें महीने में हमको फिर से 600 रुपया मिलेगा, प्लस अब हमको 1230 रुपये का हमको मिलेगा अलग से, ठीक है ना, जो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा वो है 1230 का 5%। तो इसका आधा कर लो तो कितना हो गया, 615, यानी कि 61.5। टोटल जोड़ेंगे तीनों को तो हो जाएगा 18 प्लस 91.5, कुल मिला के 1891.5 50 पैसा, ये आपका आंसर है। ठीक, देखिए आसान था, इस तरीके से आपको निकालना था। ये देखना चाहते थे कि आपको मतलब क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं। ब्याज आपको 20% साल पे ही मिल रहा है, लेकिन 3 महीने पे आपको दे रहा है, हर 3 महीने पे, तो 3 महीने पे कितना देगा, 5% ही देगा ना, 1/4 20 का, और वही फिर 3 बार दिया उसने, 9 महीने में 3 ही बार तो दे पाएगा, तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना था और आपका आंसर आ जाता। क्वेश्चन नंबर 88 लिखा है, ए एक काम को 63 दिन में कर लेता है, ठीक, और बी जो कि ए से 40% अधिक कुशल है, समझ रहे हो, ये कह रखा है। तो यानी कि आप एक काम को 63 दिन में कर लेते हैं, लेकिन आपका जो दोस्त है वो आपसे ज़्यादा अच्छा है उस काम को करने में, तो वो कितना अच्छा है, 40% ज़्यादा अच्छा है। तो बताओ कि जो आपका दोस्त है वही काम कितने दिन में कर लेगा। देखिए क्वेश्चन आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, A/B का। ए कितना था, ए की 100 थे और बी 40% कुशल था, यानी कि 140। अनुपात क्या आया, इसको काटेंगे, 20 पंचे 100, 20 सते 140, 5:7। तो ए की कुशल क्षमता थी 5 और बी की थी 7, तो इनका जो टाइम लेंगे, वक्त लेंगे जो काम करने में, इसी के अनुपात का उल्टा होता है, यानी कि जिसकी कुशलता कम होती है वो ज़्यादा टाइम लेता है, तो उसको 7 कर देंगे, और जिसकी कुशलता ज़्यादा होती है वो कम समय लेगा। यही बात है ना, जो ज़्यादा तेज दौड़ता है वो कम समय में दौड़ लेगा, वो 5 ले लेंगे। उल्टा कर दिया सीधा, बस इनको उल्टा ही करना होता है। अब बताइए कुल मिला के कितना। अब देखिए 63 को 7 से भाग दो, 9 सते 63 है ना, क्योंकि ए की वैल्यू जो दे रखी थी 7 की वो थी 63, तो यहाँ पे 9 से भाग 63 को जब हम 7 से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 9, ठीक, और 9 को जब 5 से गुणा करेंगे, 9 गुणे 5 45, तो बी कितने वक्त में काम कर लेगा, 45 दिन में काम कर लेगा। बस यही आपका आंसर था। तो जो ज़्यादा कुशल है वो कम समय लेगा काम करने में, ठीक, कितना कम लगेगा, अनुपात को उल्टा कर दो, और जो कम समय लेगा, ठीक है, वही ज़्यादा कुशल है। इसी तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, अंत में आपको करना यही है। हर बार एक एक लाइन के आंसर आते हैं इनके, और बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। फालतू में आप क्वेश्चनों से डरिए मत। क्वेश्चन नंबर 89। अब क्या है 89 में बता रखा है कि एक जो ट्रेन है वो चल रही है 89.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और एक खंभे को पार करके जाती है 7 सेकंड के अंदर। तो हमको ट्रेन की लंबाई पूछनी है। देखिए यहाँ पे टोटल 2 से 3 टाइप के केस होते हैं, पर सिर्फ 2 टाइप के केस ज़्यादातर पूछे जाएंगे कांस्टेबल में, बहुत आसानी से ट्रेन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक। मैं आपको दोनों टाइप समझा देता हूँ और आप फिर उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, फटाक से। क्या होता है ना कि ट्रेन की लंबाई हमको पता करनी होती। मान लीजिए ट्रेन है, उसकी कुछ लंबाई तो होगी ना, ट्रेन में इतने सारे डिब्बे लगे होते हैं, तो उसकी अपनी लंबाई होती। तो अगर वो खंभा हो या किसी इंसान को, ठीक है ना, अगर वो पार करता है तो हम इंसान या खंभे की जो लंबाई होती है उसको नहीं मानते हैं, मतलब उसको एक पॉइंट की तरह मानते हैं, आसानी से निकल जाएगा।
तो ऐसे वक्त में ट्रेन उतना ही टाइम लेगी उसको पार करने में जितनी उसकी खुद की लंबाई है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए एक होता है, दूसरा केस होता है कि प्लेटफॉर्म होता है यानी कि रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन देखा काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, और कई कई बार तो ट्रेन की लंबाई से भी ज़्यादा लंबा होता है। तो रेलवे स्टेशन की खुद की लंबाई, तो जब ट्रेन है ना, तो ट्रेन का ये मान लीजिए स्टार्टिंग डब्बा है और ये आखिरी वाला डब्बा है। तो जब ट्रेन इधर को जाएगी और ये स्टेशन है, तो पहले स्टार्टिंग वाला इंजन यहाँ पे आएगा और इंजन यहाँ पर से जब आएगा तो टाइम गिनना शुरू हो जाएगा, और जब यहाँ पर से पहले इंजन पार करेगा उसके बाद फिर यहाँ पर से आखिरी वाला डब्बा पार करेगा, ठीक है ना, तब जाके ट्रेन पूरी की पूरी इस स्टेशन को पार कर पाएगी। तो इसमें हमको क्या है ना, इस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, ठीक है। इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है। अब कैसे दे रखा है कि ट्रेन की जो स्पीड है वो 79.2 है, वो भी कितने में देखा है, किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। तो किलोमीटर प्रति आवर यानी कि दे रखा है, किलोमीटर का होता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और प्रति आवर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 60 गुणे 60 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको काटेंगे, 0 से 0 गया, एक 0 से एक 0 और गया, ठीक है, और ये हो गया 5, ये हो गया 18, तो 79.2 गुणे 5/18। अब हमने ये 5/18 से गुणा किया, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पे जो स्पीड दे रखी थी किलोमीटर प्रति आवर में दिया था और जो टाइम दिया था वो सेकंड में दिया था, तो हमको जो घंटा है उसको भी सेकंड में लाना था, इसीलिए हमने इसको 5/18 से गुणा किया। इसीलिए आपको समझाया कि 5/18 आया कहाँ से। जब उसको काटने पीटने लगोगे तो आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो जब आप 18 को इसको काटोगे तो आपका आंसर आएगा 44, यानी कि 4.4 आ जाएगा, और गुणे 5 करोगे, है ना, यही वाला 5, तो आ जाएगा आपका 22 मीटर पर सेकंड। ये आपकी स्पीड आ गई है कि ट्रेन 1 सेकंड में 22 मीटर चल रही है। तो ट्रेन को वो खंभे को पार करने में कितना समय लगा था, खंभे को पार करने में 7 सेकंड लगा था। तो 22 गुणे 7 यही आपका जो ट्रेन की लंबाई है, 22 गुणे 7 है यानी कि 144, यही आपका आंसर है। सॉरी, तो 22 गुणे 7 यानी कि 154, यही आपका आंसर है, ठीक। अब बता रहा हूँ आपको कि आपने यहाँ पे ऐसा ही क्यों किया, ऐसा इसलिए किया हमने, पहले देखिए स्पीड जो हमको थी वो किलोमीटर प्रति आवर में दे रखी थी, तो उसको हमने मीटर पर सेकंड में निकाल लिया, ठीक है ना, क्योंकि हमको जो यहाँ पे जो लंबाई थी उसको मीटर में निकालना था और जो टाइम दिया था सेकंड में दिया था, तो एक ही जैसी चीज़ें निकालनी होती हैं। उसके बाद टोटल टाइम दे रखा था 7 सेकंड में। अब हमको ये फॉर्मूला तो पता है ना कि जो अगर किसी चीज़ की स्पीड दे रखी हो और डिस्टेंस यानी कि दूरी दे रखी हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस जो होता है उसको जो स्पीड दी होती है उससे भाग कर दो तो हमारा टाइम आ जाता है। वैसे ही अगर हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस मतलब स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को टाइम से भाग कर दो तो स्पीड आ जाती है ना, यही चीज़ इधर आ गई इधर चली गई। और अगर हमको डिस्टेंस ही निकालना है तो स्पीड को हम समय से गुणा कर देते हैं, है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। वही चीज़ हमको देखो, हमको डिस्टेंस यानी कि दूरी ही निकालनी थी, ट्रेन की लंबाई निकालनी थी, तो हमको क्या था, स्पीड पता थी, स्पीड हमारी 22 मीटर पर सेकंड थी और वक्त हमको दे रखा था यहाँ पे 7 सेकंड, तो उसी को गुणा कर दिया, तो 22 गुणे 7 यानी कि 154, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको आंसर निकालना है। अब देखिए 7% है सेलिंग, मतलब विक्रय मूल्य का 7% क्रय मूल्य के 8% के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य का 9% क्रय मूल्य के 2 रुपये से 10% अधिक है तो क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब क्रय विक्रय के ऐसा आपको घुमाएंगे ना, पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आसानी से करना है स्टेप बाय स्टेप। टुकड़ों में क्वेश्चन को पढ़ो, टुकड़ों में आंसर करो, फिर आपका आंसर आ जाएगा। दे रखा है कि 7%, ठीक है, बेचने का यानी कि विक्रय मूल्य
आपका 8% खरीदने के बराबर है, और उसके बाद 9% आपका जो बेचने का है दूसरा हिस्सा, ये है पहला हिस्सा हो गया ख़त्म, दूसरा हिस्सा है 9% आपका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य के 10% से 2 अधिक है, 2 रुपये अधिक है। तो आपको यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों निकालने हैं, पहले क्रय फिर विक्रय। देखिए क्वेश्चन तो आसान है लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है, और कई लोग अगर ना समझ पाएँ तो इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं अगर आपको पास टाइम है तो। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ आसानी से। देखिए मान लीजिए कि हमको जो बेचने वाला मूल्य है वो x है और जो खरीदने वाला है वो y है, ठीक है। हमने y रुपये में ख़रीदा था और बेचने वाला वो x रुपये में बेचा था, ठीक है, दोनों अलग अलग होंगे। तो क्या दे रखा है कि जो बेचने वाला है, ये खरीदने वाला है, जो बेचने वाला मूल्य है तो 7% यानी कि 7 गुणे x किसके बराबर है, 8% के y के बराबर है ना, यही दे रखा है। 100 से 100 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8/7y आ गई। वैसे यहाँ पे देख लीजिए 9% हो रखा है किसका, 9/100 x का, जो है 10% y के प्लस 2 रुपये एक्स्ट्रा है। अब यहाँ पे सीधा सीधा नहीं कटेगा, 100 उधर जाएगा तो इसको 200 बना देगा। तो 9x/100 इक्वल टू 10y प्लस 200/100, 100 से 100 कटा। अब देखिए अब यहाँ पे इक्वेशन आई। अब यहाँ पे हमको इस इक्वेशन की वैल्यू पता है, x की वैल्यू यहाँ पे 8/7 y यहाँ पर से उठा के इसमें डाल देंगे हम। तो 9 गुणे x की वैल्यू थी 8/7 y इक्वल टू 10y प्लस 200। अब यहाँ पे क्या होगा, 9×8 = 72y, दोनों को गुणा करेंगे 72y हो गया इक्वल टू यहाँ पे 7×10 = 70y प्लस 1400 है ना। 72 में से 70 गया, ठीक, इक्वल टू 1400 बचा, यानी कि 2y की वैल्यू आ गई 1400, तो y की वैल्यू आ गई 700, ठीक है। y की वैल्यू 700 आते ही y क्या था हमारा, y था हमारा कॉस्ट प्राइस। तो पहले कॉस्ट प्राइस लिखना था। देखिए 700 इसी में है तो 800 आएगा कि नहीं कंफर्म भी कर लेते हैं, है ना। यही आपका आंसर आ गया, यहाँ से कंफर्म हो गया। ये क्या था, 7:x और y की अनुपात क्या था, 8/7 × y की वैल्यू है 700, कट गया 100 आ गया। तो x की वैल्यू 8 × 100 यानी कि 800, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। निकल जाएगा आसानी से, x ले लिया, एक को y ले लिया, पुट कर दिया, आंसर आ गया। बहुत लोगों को x और y ही समझने आता है। भाई ये x और y सुनिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मतलब जो चीज़ अज्ञात होती है ना उसको हम क्या होते हैं एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, है ना। मान लीजिए एक नया लड़का पैदा हुआ, एक नया बच्चा पैदा हुआ तो उसका कुछ तो नाम रखेंगे ना, तो कुछ भी रख सकते हैं दुनिया में। तो हमने मान लीजिए रमेश ही रख दिया। वैसे ही हमको एक चीज़ अज्ञात है, उसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम कुछ भी नाम रख सकते थे, कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर रख सकते थे, तो हमने एक्स रख दिया उसको, ठीक। पता नहीं किसने रखा पर अभी ही परिस्थिति में तो हमने एक्स रख दिया। दूसरा जो उससे अलग होगा तो उसका हमने वाई रख दिया, दोनों अलग अलग हैं। बस यही होता है एक्स और वाई का मतलब, जेड का मतलब। और जब 4-5 लोग हो तो एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी डी, आपका मन हो तो ए रख दो, बी रख दो, पर यही है कि इनसे डरना नहीं है। अननोन था, हमको नहीं पता था, इसलिए हमने उसका नाम एक्स और वाई ऐसे करके रख दिया। अब आगे देखिए, अब आगे ये है कि क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 91। तो यहाँ पे 3 कार हैं, ठीक है, उनका अनुपात दे रखा है 3.4.6। तो उनका टाइम कितना लेंगी कार को कवर करने में, मतलब जो सेम डिस्टेंस है ये दे रखा है। 3 कार मान लीजिए रेस लगा रखी थी, ठीक है, तो उनकी स्पीड अलग अलग थी। वही बात है कि जिनकी स्पीड ज़्यादा है वो कम टाइम लेंगे अनुपात में ही, और कितना लेंगे देख लेते हैं। तो
इनका सबका पहले देखिए 3, 4 और 6, इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एक एलसीएम का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जोड़िए जो ये तीनों काट दें उसको, ठीक है ना, सबसे छोटा नंबर वो। तो 12 ही है, ये देखिए क्वेश्चन पेज नंबर 12 दे रखा है, देखिए इतना आसान है एलसीएम निकालना। तो 6 है वो 12 को काटता है, 4 भी 12 को काटता है, 3 भी 12 को काटता है, तो ये आपका एलसीएम 12 है। तो 3 बटे 1/3 ले लीजिए, 1/4 और 1/6। अब इसको है 12 से यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 1/3 × 12 अनुपात में 1/4 × 12, फिर अनुपात में 1/6 × 12। अब यही आपका आंसर आ जाएगा। ये और क्या, 3 चौको 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 4.3.2 आपका आंसर आ गया, है कि नहीं। तो जो आपकी स्पीड है, ठीक है, अगर आपको उसका टाइम निकालना है, एफिशिएंसी आपकी दे रखी, स्पीड आपकी एफिशिएंसी होगी यहाँ पे, यानी कि कुशलता होगी। और कुशलता से जब आपको बताया था कि वक्त निकालना हो तो उसका 1/, में कर लेते हैं कुशलता को और वक्त आपका आ जाता है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए ये भी आसान था। फिर एक ही टाइप के देखिए 2-2 क्वेश्चन, हाँ लगभग सारे के सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के 2-2 पूछ लिए। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मुश्किल से 38 क्वेश्चन आने हैं मैथ में और 37 रीजनिंग में आने हैं, ठीक है ना। और उसमें से 20 टॉपिक होंगे, तो अगर हम 20 टाइप के क्वेश्चन कर लें कम से कम, ठीक है, इन 10 दिनों में अगर हम 50-50 क्वेश्चन भी कर लेंगे 10 दिनों में, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के, तब भी हमारा बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक टाइप के कम से कम 10-10 क्वेश्चन करा दूंगा, तो 20 यानी कि 200 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके मैथ के और 200 रीजनिंग के। आपका मैथ और रीजनिंग एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। आज आपको बेसिक समझना, मतलब आपको क्वेश्चन ना कर पाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन से पहली बार डरना नहीं है, आपको उसकी भाषा समझने की कोशिश करनी है, क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। उसके बाद ये बात याद रखना कि पेपर आसान है क्योंकि कांस्टेबल का पेपर है, इसलिए ऐसी आपको नंबर वैल्यू दे रखी होंगी जो आपस में कट जाएंगी। तो कई बार आपको नहीं भी आंसर आता है तो ऑप्शन देख के भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला वाला है, तो हम ऑप्शन देख के आंसर निकाल के आपको दिखाता हूँ कैसे। दे रखा है एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ क्या बताया था आपको, एचसीएफ मतलब है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताइए, ठीक है, जो दिए हुए नंबरों को काट दे, सबसे बड़ा नंबर। तो बताइए इन्हीं तीनों में से कोई एक हो सकता है, या तो कोई और होगा। तो एक नंबर ढूंढना है। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। आपको पता है 0.07 जो सबसे छोटा इनमें से, ये क्या इनको काटेगा? तो हाँ जी, ये इन सबको काट देगा, जरूर काट देगा। तो क्या ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन सबको काटेगा? हमें नहीं पता, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा इसके बाद जो है सबसे बड़ा है वो है ये 0.35। क्या वो 0.35 को काटेगा? जी हाँ काट देगा एक से। क्या इसको काटेगा? जी हाँ 2 से करेंगे गुणा इसको तो ये काट देगा। ये 3 से गुणा करने पे आ जाएगा, ये तीनों काट देगा। तो क्या सबसे बड़ा है? अभी नहीं पता हमको, देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। 0.7, क्या 0.7 को काट देगा? जी हाँ 1 से काट देगा। क्या ये 35 को काट देगा? नहीं, ये 0.7 0.35 से बड़ा है तो इसको नहीं काट सकता है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ना ही ये 1.05 को काटेगा। तो क्या 1.005 ये आपके इसको काट देगा, है ना। देखते हैं। तो 1.005 ये आपके इसको नहीं काटेगा क्योंकि इससे बड़ा, इसको भी नहीं काटेगा और ये इसको भी नहीं काटेगा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अब बच्चे 2 ऑप्शन, ठीक है, ये भी इसको काट रहा था और ये भी इसको काट रहा था। तो इसीलिए इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसको ले लेंगे। ये आपका बड़ा था तो 0.35 यही आपका ऑप्शन है, यही आपका सही आंसर है। अब देखिए करके देते हैं 0.35 गुणे 1, 0.35 गुणे 2, 0.35 गुणे 3। यही है 1, 2 और 3 से मल्टीप्लाई करना था आपका। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू आसान है। 0.35 गुणे 1 0.35, 0.35 गुणे 2, ठीक है, 35 दूना 70, 0.7 आ गया 0.70। 0.35 गुणे 3 तो 3 3 90, 5 3 15 यानी कि 105। इधर चलेगा 1.05, ये आपका आंसर है, ठीक है।
आज के लिए हम ये 16 क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगली वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे इसी पेपर के। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। उसके बाद आप इस सारे के सारे क्वेश्चन मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है, आप वहाँ पर से जाके ये पेपर को दोबारा डाउनलोड करना और सारे क्वेश्चंस ना खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि आपका दिमाग ना मतलब काम करे यही क्वेश्चंस। तो आपको पता चलेगा कि आपने जो सीखा है अभी, जब आप खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आपका दिमाग लग रहा है। आपको एक बार में हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएँ, हो सकता है सारे क्वेश्चन हो जाएँ अगर आपने ढंग से समझाएं, पर अगर आपसे सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी हो रहे हैं ना, तब भी आपका बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। इसी को जब आप दिमाग लगा के करेंगे और 2 बार कर लेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन होने लगेगा। मैंने अभी 16 क्वेश्चन आपके सामने किए हैं, तो आप ना कम से कम इसमें से अगर आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो 16 के 16 नहीं तो 16 में से 14 क्वेश्चन, ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। तो 16 में से 14 कितना % होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।